आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जिस विषय पर आज हम आपके सामने आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना का लगातार विरोध हो रहा था और उसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। तो आखिरकार ये फैसला क्या है, विस्थापन को लेकर क्या बात हुई है, पुनर्वास को लेकर क्या बात हुई है, विकास इससे किस प्रकार से होना है, तो इसे लेकर बहुत सारे आज चीजें जो आपके सामने हैं वो पूरे तथ्य क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आने का विषय हो या मुख्य परीक्षा में आने का विषय हो या एक सामान्य भारतीय नागरिक और मध्य प्रदेश के निवासी होने के तौर पर आपको जानकारी की बात हो। हुआ क्या है, तो हुआ यही है भैया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और इस बार वो मांगों को लेकर से नहीं, विशेष प्रकार के विरोध के प्रदर्शन को लेकर हाईलाइट रहा है। चिता पर लेटकर चिता आंदोलन किया गया, सांकेतिक तौर पर फंदा डालकर फंदा सत्याग्रह या फांसी सत्याग्रह जैसे कार्य किए गए, कीचड़ अपने ऊपर लगाया गया और यह आंदोलन बहुत ही विशेष बन गया। तो आज जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं वो विषय किस पर आधारित है, तो खबर क्या होने वाली है, परियोजना क्या है जिसका विरोध हो रहा है, आंकड़े क्या कहते हैं, स्टैटिक आंकड़े क्या कहते हैं, बुंदेलखंड ही क्यों इसमें विरोध हो रहा है, नदियों को आपस में जोड़ने का क्या सफर रहा है, विवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या कहता है, सबक शासन ने क्या सबक ली है, इस पर प्रीलिम्स के लिए क्या मेन एंगल है और मुख्य परीक्षा के लिए क्या एंगल है, इन सभी बातों पर आज विशेष बात करना है। तो सबसे पहले न्यूज क्या है, तो न्यूज आप जान गए हैं कि केन और बेतवा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो लिंक परियोजना बन रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा निर्देश दिया है। पर यह निर्देश दिया क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इससे प्रभावित केन बेतवा लिंक परियोजना से जो दोधन बांध बन रहा है, इस दोधन बांध के कारण कई लोग डूब प्रभावित हुए हैं। उससे जितने परिवार फैमिली वाले प्रभावित हो रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनको निपटान करेंगे, यह बात यहां पर कही गई है। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल की विस्तृत चर्चा आपके अपने एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, कब हुआ है। तो यह घटना हुई है 21 अगस्त 2026 को, शुक्रवार के दिन यह घटना हुई है और यह बहुत बड़ा निर्णय सरकार की ओर से आया है। कहां पर हुई है, तो राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, वहां पर यह पूरी समिट हुई है। इसके अलावा किसने कही है, समीक्षा किसने ली है, तो डॉक्टर मोहन यादव ने ये पूरी समीक्षा ली कि भैया जो समस्याएं उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है। अब इस मंत्रिमंडल जो विषय हुई, जो बैठक हुई है, इसमें किस बारे में बात हुई, तो रिहैबिटेशन के ऊपर, पुनर्वास के ऊपर, क्या कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा क्या मिलेगा और उन्हें कौन कौन सी एमिनिटीज मिलनी चाहिए, इसके ऊपर ये वाली पूरी बात हुई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सच में प्रभावित लोग हैं उनकी बात सुननी होगी, उनकी शिकायतें सरकार सुनेगी, यह भरोसा मोहन यादव सरकार ने दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिए हैं जो अब बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं कि जितने ऑफिसर्स हैं सभी ऑफिसर सुन लें, पन्ना और छतरपुर के गांव गांव जाकर आपको समस्याएं सुननी है। जो इससे इशूड होने वाले, विस्थापित माइग्रेट होने वाले लोग हैं, उन परिवारों की समस्याएं उनके ही घर जाकर मौके में सुनी जाएगी, यह बात कही गई है। और क्या निर्देश दिया है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकारी योजना के जितने भी प्रॉफिट होने वाले परिवार हैं, घर घर तक उनके जाना है, वो नहीं आएंगे, इस बार हमें उनके घर घर तक जाना है, इसकी बात सरकार ने की है। मुआवजा के लिए फिर से सर्वेक्षण कराया जाए, पुराना जो आधार था उसे हटाओ, नए आधार पर यह काम करना है। और क्या निर्देश दिया है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि नई बसाहट हो, नई जगह जहां बसना है वहां स्कूल, वहां पर आंगनवाड़ी, वहां हेल्थ, कम्युनिकेशन सेंटर, सभी चीजें होनी चाहिए, मतलब चाहिए। इसके अलावा इसके लिए सॉलिड योजना प्लान बनाओ और उसे एग्जीक्यूट करो, यह बात यहां पर रखी गई है। इसके अलावा जहां जहां पर इफेक्ट हो रहा है वहां पर जन चौपाल लगाओ, जागरूकता अभियान चलाओ और इसके माध्यम से ये कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करो, यह बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा जो रंज है, जो मझगांव है, यहां की परियोजना के लिए अतिरिक्त राशि जो है फटाफट से बांटी जाए, जो समस्या में सबसे ज्यादा है, यह बात यहां पर की गई है। बट एकदम से यह फैसला क्यों आया, क्या इससे फायदा हुआ है, क्या जो आंदोलन हो रहा था उसकी बात सरकार ने सुन ली है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। तो प्रशासनिक आधार पर यदि हम देखें, तो प्रशासन के आधार पर यदि हम देखें, तो शिकायतों को अब कागज पर नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर सुनना पड़ेगा, शिकायतों को जमीनी स्तर पर हल करना है। दूसरा,
पॉलिटिकल रूप में देखें, राजनीतिक रूप में देखें भाई, तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहे थे। विपक्ष भी इसका सपोर्ट कर रहा था कि भाई बिल्कुल सरकार को जो बात माननी चाहिए, इसका आधार ये दिखाई देता है। अब पूरी डिटेल की बात करते हैं। आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है, परियोजना क्या है? तो ये इंडिया की फर्स्ट रिवर लिंकिंग परियोजना है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। दो रिवर को आपस में मिलाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें केन रिवर के वाटर को बेतवा नदी में जाकर मिलाना है। केन वो रिवर है जिसके उद्गम कैमूर कटनी मध्य प्रदेश से होता है, ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सहायक नदी है। वहीं पर बेतवा है जो है ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ये भी यमुना में जाकर ही मिल जाती है। अब यदि हम इसको पूरे डिटेल में समझना चाहें, ये प्रोजेक्ट जिसका विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है केन रिवर। इस केन रिवर पर एक डैम बन रहा है जो VIMP इस रिवर, इस डैम का नाम है दोधन बांध। इस दोदन बांध में लिंक करना है, एक नहर बनेगी डैम से जो 221 किलोमीटर लंबी होने वाली है लगभग, और वो अतिरिक्त पानी कहां जाएगा, बेतवा नदी पे जाएगा। क्योंकि बेतवा में कम पानी होता है, केन में ज्यादा पानी होता है। केन में फ्लड आता है, बेतवा में ड्रॉट आता है, सूखा होता है। इन दोनों की समस्या को समाप्त करके पूरे बुंदेलखंड को लाभान्वित किया जा सके, इसके अलावा सिंचाई अच्छी होगी, प्रॉपर होगी, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादन होगा, सोलर एनर्जी के लिए भी काम इस रीजन पे जहां कैनॉल बनेगी वहां पर किया जा सकेगा। इसके अलावा हाइट कितनी होने वाली एग्जाम में आ सकता है करंट अफेयर में कि दोधन बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 96.7 मीटर अप्रॉक्स इसकी हाइट रखी गई है। किस रिवर पर बनना है, तो केन नदी पर बनना है। जब भी ये डैम बनेगा और इसके पीछे पानी भरेगा, इससे पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बन रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा इलाका इससे सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो सोचो पन्ना नेशनल पार्क के जीवों पर भी नकारात्मक संपर्क बनने वाला है। इसके अलावा जो नहर है, जो लिंक कैनॉल है, वो कितने किलोमीटर की होगी, तो 221 किलोमीटर की केन बेतवा लिंक कैनॉल आपस में बनने वाली है। इसके अलावा कितने चरण में होगा, तो 2 चरणों में इसे बनाया जाना है। जो पहला स्टेप है, पहला फेज दिखाई देता है, इसमें बनना है दोधन बांध, इसमें बनेगी लिंक कैनॉल, इसके अलावा इसमें टनल्स और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स भी इसमें बनाए जाएंगे। वहीं पर जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें लोअर और बांध बनना है, इसके अलावा कोठा बैराज बनना है, इसके अलावा बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये सेकंड स्टेप का पार्ट है। इट मींस दोनों को मिलकर ये पूरा पार्ट कंप्लीट होने वाला है। अब आखिरकार बात आती है कि भैया इतना बड़ा जब भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है तो कौन चला रहा है, कौन इसे रन करने वाला है, तो इसे करेगा केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी इसे कंप्लीट करने वाली है। तो ठीक है, ये याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा, तो ये जल शक्ति मंत्रालय, कोई भी काम हो ऐसे जल शक्ति मंत्रालय ही इसमें काम करता है। इसके अलावा इसमें कनेक्ट कौन कर रहा है, कौन से त्रिसाझेदार दिखाई देते हैं, पहले 2 थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बट अब सेंटर भी इसमें इंक्लूड है, केंद्र भी इसमें इंक्लूड नजर आता है। इसके अलावा भाई यदि शिलान्यास की बात करें कब की गई थी, तो 25 दिसंबर 2024 को। वैसे MOU साइन तो 2005 में हो गया था, MOU जो साइन हुआ था वो 2005 में हो गया था, बट इसके शिलान्यास कहां किया गया, तो खजुराहो में जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने 2024 में इसका शिलान्यास किया था। इसके अलावा 2030 तक एक डैम बनकर रेडी होगा जिसका नाम है दोधन डैम, जो किस रिवर पर बनना है, केन रिवर पर बनना है। और डिटेल की बात करते हैं, इससे बाहर अब कुछ ना जाए, ऐसी पूरी जानकारी आपके बीच में है कि अब स्टैटिक क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़े इसमें कहते हैं कि इस पूरे कॉस्ट में 44,605 करोड़ रुपए आएंगे, और ये वैल्यूएशन 2020-21 के मूल्य पर है। मतलब यदि आज की डेट की बात करेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा हो जाएगी प्रोजेक्ट की कीमत। इसके अलावा इससे कितना प्रॉफिट होगा भाई, तो सिंचाई क्षमता 10.62 लाख हेक्टेयर। इट मींस जो बुंदेलखंड सूखा है, उस सूखे से निजात पाने के लिए यह काम किया गया है। कैसे होगा बंटवारा भाई, जब कोई चीज बन रही है तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ज्वाइंट वेंचर है, तो मध्य प्रदेश को इससे 8 लाख लगभग हेक्टेयर प्रॉफिट होगा, वहीं यूपी को लगभग 59,000 हेक्टेयर वार्षिक इससे लाभ होने वाला है। तो अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए बेसिक इसमें लाभ होगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को जो बुंदेलखंड में सूखा प्रभावित है वहां पर स्वच्छ पेयजल उन्हें प्राप्त होगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के भी 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा।
नहर बन रही है, डैम बन रहा है, तो भाई बिजली भी बनेगी, लगभग 103 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके अलावा आसपास सोलर प्लांट भी लगेंगे और इससे 27 मेगावाट बिजली भी बनने वाली। इट मींस जल विद्युत भी बनेगा और दूसरी तरफ से सोलर का काम भी इसमें किया जाना है। इसके अलावा यदि ये आंकड़ों की बात करें तो इससे प्रत्यक्ष कितने गांवों को लाभ होगा, यदि ये लिंक परियोजना जल्दी से बन जाए तो लगभग 1382 गांवों को फायदा होगा। ये आंकड़ा कहता है, स्टैटिक कहता है, जिसमें 10 जिले मध्य प्रदेश के शामिल है, जिससे इन्हें प्रॉफिट होगा। बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे होगा, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आएगा कि मध्य प्रदेश का पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह, जो सबसे ज्यादा सूखे भी नजर आते हैं, बुंदेलखंड के ये भाग ज्यादा लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अन्य रूप में यदि हम देखें तो सागर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी और दतिया अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें भी इसका लाभ दिखाई देगा। यूपी की बात करें तो यूपी में बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर होगा। तो बुंदेलखंड का जो यूपी का बुंदेलखंड ये है और मध्य प्रदेश का आप जानते ही हैं, तो दोनों क्षेत्रों को इससे लाभ होगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉफिट की बात नजर आती है। अब याद क्या रखना है भाई, लगभग 44,605 करोड़ रुपए, लगभग 10 लाख हेक्टेयर की भूमि और लगभग 130 मेगावाट बिजली बनेगी। 62 लाख लोगों को प्रॉफिट होने वाला ये आधार है जो बनना चाहिए। बट बुंदेलखंड में ही क्यों बन रहा है, और कहीं बना देते, बुंदेलखंड में ही क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सामूहिक रूप से ये जो बुंदेलखंड सूखा है इसे सुधारने का कयावत की जानी है। और इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब यहां ही क्यों किया गया है या बुंदेलखंड सूखा क्यों है, इसकी यदि हम बात करें तो यहां अनइवन रेनफॉल होती है, हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो नहीं हुई। दूसरी बात यदि हम कहें तो ग्राउंड वाटर, यहां का ग्राउंड वाटर बहुत डाउन है। इसके अलावा सही स्वच्छ जल नहीं मिलता है। इसके अलावा की बात करें, चूंकि पानी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं होता, खेती नहीं होती, तो लोग माइग्रेट होते हैं, ये एक समस्या नजर आती है। यदि ज्योग्राफिकल एंगल से देखें तो जो केन बेसिन है, केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ना है, तो केन में अतिरिक्त पानी है, बेतवा में कंपैरेटिवली कम पानी है। तो केन के पानी को बेतवा में शिफ्ट किया जाना है, स्थानांतरित किया जाना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इससे क्या बदलाव आएगा, तो इससे यह होगा कि रबी की जो क्रॉप है, राबी क्रॉप्स होती हैं, उन्हें एग्रीकल्चर में इरिगेशन प्रॉपर मिल पाएगा। वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की बात कहें, जो माइग्रेशन है, पलायन है, उसमें कमी आएगी। यह सरकार का भरोसा है कि यह होने वाला है। इसके अलावा चूंकि जब पानी होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। इसके अलावा नियर बाय में इंडस्ट्रीज लगेंगी, उद्योग लगेंगे। खजुराहो और नियर बाय का एरिया वैसे भी टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो टूरिज्म और अच्छा हो जाएगा, इसके लिए बात कर सकते हैं। अब यदि बात करें नदी जोड़ो परियोजना का एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि नदी जोड़ो परियोजना का विचार कहां से आता है, तो सबसे पहले आता है 1858 में, और यह विचार सबसे पहले आया था सर आर्थर कॉटन के मन में। क्यों ना ऐसा किया जाए कि नदियां जहां पर ज्यादा पानी है और जहां कम पानी है उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए। इसके बाद आती है बारी 1970 की, इसमें आते हैं डॉक्टर के एल राव। तो डॉक्टर के एल राव ने कहा कि भाई नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्यों ना नदियां आपस में जुड़ जाएं, और ये नदियों को आपस में जोड़ने का प्रथम विचार भारत के अंदर दिखता है। और आगे भाई डॉक्टर के एल राव इनमें आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं कैप्टन दुस्तूर। कैप्टन दुस्तूर ने कहा कि क्यों ना हिमालयन रिवर्स को आपस में नहर माला से, प्रायद्वीपीय नदियों को भी नहर सिस्टम से आपस में कनेक्ट कर दें, जिससे ज्यादा पानी और जहां सूखा है दोनों समस्याएं देश से समाप्त हो जाएंगी। एक समय में अभी जैसे आप देखें तो ब्रह्मपुत्र का एरिया बाढ़ ग्रसित है, राजस्थान का इलाका सूखा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे भारत में समान जल उपलब्धता हो जाए, इस पर विचार किया गया। 1980 जब आया तो इसके लिए राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी, नेशनल यदि हम बात करें तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऐड किया गया, और इसमें अच्छा काम हुआ 1982 में। और इस समय राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल अभिकरण कब बना था, तो 1982 में बना, जिसने देश के अंदर लगभग 30 नदियों को आपस में लिंक करने की बात कही थी।
इसके अलावा 2002 आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई कि नदियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने जाने के बाद से जैसे ही उन्होंने कहा तो 2005 को केंद्र सरकार ने कहा कि केन और बेतवा को आपस में जोड़ा जाए, और ये एमपी और यूपी के बीच हुआ पहला एमओयू साइन था। और आगे की बात यदि मैं बताऊं तो 2021 में क्या हुआ, ये त्रिपक्षीय हो गया, मतलब यूपी और एमपी तो थे ही, इसमें केंद्र भी इसमें शामिल हो गया, और यही घटना आगे बढ़ी और 2024 में, डेट याद रख लीजिएगा, 25 दिसंबर को खजुराहो में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। अब क्यों बात हो रही है भाई, क्योंकि 2026 में दोधन बांध का निर्माणाधीन है और पुनर्वास के लिए समस्याएं थी, लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो अभी वर्तमान में जो मोहन यादव सरकार है, इसमें खुद मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर इसकी समीक्षा की है, और ये वर्तमान आधार दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो एनपीपी होता है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान होता है, इसके दो प्लान हैं कि कुछ हिमालयन रिवर हैं, उन्हें भी आपस में कनेक्ट होना चाहिए। ऐसी 14 नदियां नजर आती हैं जिसे जोड़ा जाने का विचार रखा गया है। वैसे ही प्रायद्वीप में भी 16 ऐसी लिंक हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है, जैसे केन को बेतवा से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में कितने लिंक हैं, 30 ऐसी नदियां हैं जिन्हें आपस में लिंक करके आपस में जोड़ा जा सकता है। बट अभी की बात करें तो चल क्या रहा है, डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है, तो विवाद का कारण है विकास बनाम विस्थापन। विकास की ओर बढ़ें या फिर विस्थापन की ओर बढ़ें, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या विकास इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हैं विशेष रूप से। पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर से आती है, लगभग 5288 परिवार इससे इंपैक्ट हो रहे हैं, प्रभावित डायरेक्ट हो रहे हैं। वहीं पन्ना की बात करें तो लगभग 1400 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब इनमें कौन लोग सबसे ज्यादा हो रहे हैं, एग्जाम में आ जाए तब क्या करेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल बात है। तो गोंड और कोल ट्राइब के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट हो रहे हैं। उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, दादा दादी नाना नानी के जमाने की जमीन है, जिस पर वो जीवित हैं, वन उपज वो और उनके कल्चरल प्लेसेस को नुकसान हो रहा है। और मूल रूप से कहें जो डैम बन रहा है उसका नाम याद कीजिएगा, दोधन डैम, और दोधन डैम से लगभग 9000 हेक्टेयर का जो लैंड है वो एग्रीकल्चर, जो फर्टाइल लैंड है या एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो डूबने की बात कही गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र डूब रहा है वो पन्ना रेप्टाइल टाइगर का है। इसके कोर के भाग में यदि हम कहें तो लगभग पन्ना का कोर एरिया का लगभग 4000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब जाएगी, और बफर एरिया की बात करें तो लगभग 1314 हेक्टेयर जो जमीन है वो पानी में डूबने वाली है। समग्र रूप से यदि मोटा मोटी कहा जाए तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी इसमें रखे गए हैं, और इससे लगभग 23 लाख पेड़ों को नुकसान होने वाला। ये पानी में डूब जाएंगे, इट मींस नष्ट हो जाएंगे। वहां पर जो टाइगर हैं, जो वहां पर वल्चर्स हैं, जो वहां पर घड़ियाल हैं, ये सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा चूंकि वो एरिया डूबने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर क्रांतिक बात, मतलब जो मूवमेंट है वो एरिया, टाइगर का मूवमेंट एरिया है, वो भी इससे नुकसान होगा। इसके अलावा वैज्ञानिक क्यों इसका डिस्प्यूट कर रहे हैं भाई, वैज्ञानिक भी कुछ कह रहे हैं। पूछा गया है केन नदी का जो अधिशेष वाटर है वो किस एंगल पे, किस तरह से आप ट्रूली वाटर को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि भाई हर नदी का एक अलग इकोसिस्टम होता है, तो किस प्रकार से ये करेंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए भी वैज्ञानिक इसका विरोध कर रहे थे। बट सामान्य जन लोगों ने क्या ऐसा विशेष कर दिया कि पूरे विश्व में ये अलग प्रकार से आंदोलन हो गया। तो लोगों ने सबसे पहले किया चिता आंदोलन, प्रतीकात्मक रूप से चिता में लेट गए, लकड़ी के ऊपर लेटे रहे, तो ये एक समुदाय था। दूसरा था जल आंदोलन, कुछ लोग पानी में अंदर खड़े हो गए, कुछ ने फंदे लगाकर प्रतीकात्मक रूप से खड़े रहे, कुछ ने उसी मिट्टी को अपने ऊपर लेपन कर लिया, जिसके कुछ प्रतीकात्मक शायद आप देख सकते हैं कि ऐसे चिता में लेटे लोग रहे। इसके अलावा ये प्रतीकात्मक रूप से देख सकते हैं फंदा आंदोलन किया गया, केवल पुरुष नहीं, ना ही महिला, ना बच्चे, सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था, विरोध किया था। क्या भाग लिया? विरोध किया था कि भाई किसी का भी घर टूटेगा या घर डूबेगा तो समस्याएं तो आती हैं। अब करते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगें क्या है, किस बेस पर वो अपनी बात रख रहे थे, जिसके ऊपर फिर से समीक्षा करने की बात वर्तमान में की गई है। तो भैया उन्हें चाहिए पुनर्वास पैकेज सही हो,
इक्वल लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात यहां पर उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो कथाकथित जो वर्तमान भुगतान प्रणाली है वो सही नहीं है, ये गलत है, इस पर उन्होंने आधार रखे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगभग 629 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना है, 5339 परिवार इस पर आधारित हैं। सरकार कह रही कि भैया इतना मुआवजा हम देने वाले हैं, इतने परिवार हैं, हम देंगे। इसके अलावा लगभग 604 करोड़ रुपए वितरित भी किए जा चुके हैं। सरकार ये कह रही है कि ये तो प्रॉफिटेबल है सर, हमने काम कर दिया है। बट पैकेज का ढांचा कैसा है? तो लैंड एक्विजिशन की जो दर है, सरकार जो जमीन लोगों से ले रही है वो किस रेट पर ले रही है? तो 12.50, 12.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के जमीन से अधिक हो, ऐसी उनकी बात कही गई है। इसके अलावा जितने परिवार हैं उन्हें भूखंड सहायता या फिर एक मुश्त राशि हो, इसकी बात कही गई है। अब सरकार आमने सामने है, दो चीजें इसके सामने रखी गई हैं। पहला पक्ष है प्रशासन क्या कहता है। तो प्रशासन कहता है भैया कि जितनी भी परियोजनाएं हैं इससे लगभग केवल 23,000 लोग प्रभावित होंगे, ज्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे। जबकि राजनीतिक दबाव कहता है कि लगभग 50,000 लोग, भाई विपक्ष कह रही कि 50,000 लोग प्रभावित होंगे। एक बार आंकड़ा वर्तमान आधार पर चेक करवाया जाए, यदि करेंगे तो बिल्कुल इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? तो संविधान कहता है भैया कि जल, पानी किसका विषय है? तो प्रविष्टि नंबर 17 कहती है कि जल, सिंचाई, नहर पे काम करने का अधिकार केंद्र, राज्य का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। जबकि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट यदि होता है, या आर्टिकल या प्रविष्टि नंबर लिस्ट नंबर 56 की बात करें, तो उनका कंट्रोल करने का अधिकार राज्य का है। वैसे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद भी केंद्र का विषय हो जाता है। इस आधार पे देख सकते हैं आर्टिकल 262 वही इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के ये आधार मूल रूप से दिखाई देते हैं, आप ये देख सकते हैं। प्रासंगिक रूप से यही है कि भाई अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 है, इस पर आधार है। प्रासंगिक आधार पे देखें तो भूमि कैसे अर्जित होगी, पुनर्वास कैसे होगा, इसके ऊपर बात होगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो गांव गांव में सहमति के बिना अनिवार्य है, भैया ग्राम सहमति होगी तो ही आगे बढ़ेंगे, इन सभी को बीच में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, चूंकि भाई केन डूब रहा है, के पन्ना नेशनल पार्क डूब रहा है, इसके ऊपर विशेष बात कही गई है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 भी आता है और पर्यावरण जो अधिनियम है 1986, ये भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। संविधान ये भी कहता है कि आर्टिकल नंबर 21 जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी की बात यहां है, जिसके कारण से यह विशेष हो जाता है। आर्टिकल नंबर 48A पर्यावरण और वन्य जीवों का प्रोटेक्शन हमें करना है, इसलिए भी यह विरोध आंदोलन और सजग रहा। आर्टिकल नंबर 51A का जी नंबर पार्ट में यदि हम चलें तो लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण करना नागरिकों का कर्तव्य। जब नागरिकों का कर्तव्य तो सरकार का भी यह कर्तव्य है, यह दिखाई देता है। फिर वही वाली बात, संचालन कैसे होगा, सरकार ने क्या सबक लिया, शासन को क्या सबक मिलता है? तो भैया सरकार केवल ऊपरी आधार पर शिलालेख या शिलान्यास ना करे। केवल बनाना आसान नहीं है, सबसे कठिन काम यदि कुछ कहें तो सबसे कठिन काम है पुनर्वास करना, रिहैबिटेट करना सबसे कठिन है। सरकार को यह समझ में आ गया। पुराना ढांचा ऐसा था कि ऊपर से पैसे भेजे गए, मुआवजा ले लो जाके। दूसरा, अब वर्तमान ढांचा ऐसा है कि घर घर जाके सर्वेक्षण करो, चौपाल करो और इसको सॉल्व करो, ये आधार है। इसके अलावा यदि हम देखें तो फैसला किस आधार पे आएगा? तो अब सहभागी शासन होगा। एक तरफ सरकार होगी, दूसरी तरफ लोग होंगे, दोनों के निर्णय अंतिम होने वाले हैं। इसके अलावा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अंत्योदय योजना जो है उसी आधार पे इसका काम किया जाना है। इसके अलावा यदि हम बात करें उत्तरदायित्व की, तो भैया फिर से सरकार कह रही है हम फिर से सर्वेक्षण करेंगे और बिल्कुल भरोसे के साथ नया आधार बनाकर रहेंगे ताकि कोई चूक ना हो। संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ काम किया जाएगा, राशि सभी को मिलेगी और जितने लोग सच में प्रभावित हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आजीविका की बात भी कही गई है, सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को नुकसान नहीं होगा या न्यूनतम होगा, सरकार ने यह कहा है। भविष्य में क्या होगा? तो भविष्य में कहा गया भाई पारदर्शी सूची फिर से जारी की जाएगी, स्वतंत्र शिकायतें ली जाएंगी, अधिकारी खुद जाकर समस्या का समाधान करेंगे, पुनर्वास पहले विस्थापन बाद में होगा, कि कहां जाना है पूरी डिटेल सरकार देगी, ये अच्छी बात कही गई है। इसके अलावा पर्यावरणीय शमन योजना का स्वतंत्र रूप से क्या किया गया है? अनुश्रवण किया जाएगा, सुना जाएगा, लोग
क्या कहते हैं। बहुत अच्छा काम इस बार किया जाना है। अब देखते हैं कितने आधार पर हो पाता है। लाभ की हिस्सेदारी किसे मिलनी है, इसकी बात कही गई है। प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई कि केन बेतवा क्या है, तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। दोनों किसकी सहायक है, तो दोनों ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की। कौन सा डैम बनना है, तो दोधन डैम बनना है। किस रिवर पर बनना है, तो केन रिवर पर बनना है। कौन सा टाइगर रिजर्व डूबेगा, तो पन्ना टाइगर का एरिया डूबेगा। एनपीपी कब आया था भाई, तो 1980 में आया था। एनडब्ल्यूडीए की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी, जिसने 30 नदी जोड़ों की बात कही थी। इसके दो घटक है कि हिमालय की 14 नदियां जुड़ेंगी और प्रायद्वीप की 16 ऐसी नदियां हैं जिन्हें आपस में जोड़ने का काम होगा। पन्ना क्यों फेमस है, तो पन्ना डायमंड के लिए भी फेमस है, पन्ना रेप्टाइल पार्क के लिए भी फेमस है, पन्ना यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी इंक्लूड नजर आता है। और क्या याद करना है भाई, खजुराहो कहां है, तो छतरपुर के पार्ट में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। बेतवा में एक जगह है हमीरपुर, जहां पर जाकर ये यमुना में मिल जाती है। ये हमें याद रखना है बेतवा के बारे में। ये क्या अंतरराज्यीय जल विवाद है, तो नहीं, ये एक समझौता है। MOU साइन हुआ, ये याद रखना, विवाद नहीं है, विवाद अलग होते हैं, जिसे आर्टिकल 262 से सॉल्व करते हैं। इसमें केवल नहर नहीं बननी है, यह पूरा बेसिन का हस्तांतरण है। डैम बनेगा, दोधन, और इसके अलावा बहुत सारी अतिरिक्त चीजें भी काम आएंगी। मेंस में आ सकता है भाई कि केन बेतवा परियोजना के पर टिप्पणी लिखो, आ सकता है। यह आ सकता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के कौन कौन से घटक हैं, इसके बारे में बताओ। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है केन बेतवा जो परियोजना है वो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बदल सकती है, बताइए। निबंधात्मक क्वेश्चन में आ सकता है विकास और विस्थापन के बीच संतुलन ही सुशासन की कसौटी है, इस बारे में आपके विचार देना है। यह क्वेश्चन आ सकता है नदी निबंध में, क्या नदी जोड़ो अभियान भारत के जल संकट का स्थायी समाधान है, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं, और ये पूरा डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। और यदि आप कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड और डेटा चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, PYQs चाहते हैं, MCQs चाहते हैं, या पोल चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो एकमात्र इस QR को स्कैन कीजिए या टेलीग्राम में जाकर SRK सर ज्योग्राफी लिखिए और आप वहां मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यदि कोई भी आपके अपने स्टडी IQ से आप कोर्स लेते हैं तो आप SRK कोड का यूज जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही तात्कालिक वीडियोस आपके सामने लगातार हम लेकर आते रहेंगे। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका भरोसा कमेंट्स में जरूर दिखे, ताकि हम सभी को ऊर्जा मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में सभी अधिकारियों के साथ में। जय हिंद।